वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि हम कर रहे हैं क्लास 12th एचएससी कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व। लेकिन आपको पता ही है कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखेंगे और ये वाला जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें एक मिनट पहले तो मैं देख लेती हूँ कि मेरी आवाज चल रही है कि नहीं। यस, क्योंकि मैंने माइक को थोड़ा सा इधर उधर किया था ना तो कभी कभी आवाज बंद हो जाती है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें क्या क्या करने वाले हैं वो सब देखेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस एक्सरसाइज में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब कौन कौन से मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे मैं बताती हूँ, लेकिन लेट अस स्टार्ट विद आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब देखना, मैंने आपको पहले हमने अब तक क्या किया है मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको तो पता होगा कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, ऐसे देखो 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है 2 स्टेटमेंट है और अगर हम वो 2 स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटी, तो जो हमको स्टेटमेंट मिलता है, वो जो पूरा स्टेटमेंट जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिविटी है, इसलिए हमारे 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो जैसे कि अब तक हमने देखो क्या किया था कि यहाँ पे देखो ये अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार, ये हमारे 2 स्टेटमेंट हैं। इनको हमने क्या किया, कनेक्ट किया बाय द वर्ड एंड, बाय द वर्ड एंड। ये एंड एक टाइप का लॉजिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जो हमको पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट जो मिला है इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट और इसका नाम है कंजंक्शन। क्या नाम है, कंजंक्शन। एंड को यूज करके, ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है, एंड को यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। तो ये क्या है, दिस इज कंजंक्शन, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज नोन एज कंजंक्शन। वैसे ही यहाँ पे अगर आप सेकेंड वन में देखोगे, ई इज अ वोवेल, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। 2 + 3 = 5, ये भी दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों को हम लोग ने कनेक्ट किया है बाय द वर्ड और, ठीक है, और भी एक टाइप का लॉजिकल कनेक्टिविटी है। तो ये जो हमको कंपाउंड स्टेटमेंट मिला है इसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, नाम देख लो, ये है, दिस इज डिसजंक्शन। तो और का यूज करके, और का सिंबल कुछ ऐसा होता है वी की तरह, ठीक है। तो और का यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। तो ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसजंक्शन। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने जो ये दोनों जो है ना वो हमारे एक्सरसाइज 1.2 में हमने किए थे। एक्सरसाइज 1.3 में हमने नेगेशन किया था। नेगेशन क्या होता है, तो नेगेशन जो है ना मतलब जो नॉट है ना, नॉट मतलब नॉट का यूज करके हमको नेगेशन मिलता है। तो है ना, नॉट एक ऐसा लॉजिकल कनेक्टिविटी है जो 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ओके, ये कोई दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट है, अगर हमको उसको कुछ उसका अपोजिट लिखना है तो हम नॉट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना नॉट यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है। 2 इज नॉट एन इवन नंबर। एक्चुअली में रियल स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, 2 इज एन इवन नंबर। तो हमने क्या किया, उसमें नॉट घुसाया, तो हमको क्या मिला, 2 इज नॉट एन इवन नंबर। तो इस नॉट का यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेशन। तो ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, नेगेशन है। और आज फाइनली हम लोग ये देखो 1 2 3 हो चुका है हमारा। अभी हम लोग फाइनली और 2 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे मिलता है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे मिलता है वो देखेंगे, इनका ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और ट्रूथ टेबल सबका याद होना चाहिए, हर एक कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो जल्दी जल्दी कर लो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोलेंगे। तो 2 नाम है, तो आप लोग को जो अच्छा लगता है वो आप देख लो, बट दोनों ही याद रखना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे तो पढ़ लो, आपको पढ़ना आता ही है, मैं अपने ओन लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर मान लो कि P एंड Q
अगर P एंड Q क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, और अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं बाय द वर्ड इफ देन, ठीक है, बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। तो अगर P और Q कोई स्टेटमेंट है और अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं बाय द वर्ड या बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड इफ देन, तो वो जो हमको रिजल्ट में जो स्टेटमेंट मिलेगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि अभी देखो ये इफ और क्यू को हम क्या करेंगे, अभी कनेक्ट करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे, और किससे कनेक्ट करेंगे, इफ और देन से। तो ये बन जाएगा इफ पी देन क्यू। तो ये जो है ना, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इफ पी देन क्यू, लर्न करो ऐसे, इफ पी देन क्यू। अच्छा, ये पी और क्यू क्या है, यहाँ पर हमारे मेन स्टेटमेंट आने वाले। आपको तो पता है स्टेटमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, पी क्यू आर वगैरह ऐसे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये पी और क्यू को क्या किया, कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड इफ देन से। तो ये जो हमको कंपाउंड स्टेटमेंट मिला है इसको बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, और इसको सिंबॉलिकली देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, P इंप्लाइज Q। ये हमारा सिंबल है किसका, ये सिंबल है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का, यानी कि इफ देन का। इफ देन का जो सिंबल है वो ऐसा है, ठीक है, ये एरो, ये वाला एरो, या फिर आप ये वाला एरो ऐसे डबल डैश करके ये वाला ऐसे एरो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और इसको रीड करेंगे P इंप्लाइज Q। अभी आपको थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ। देखो अगर मान लो कि हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट है और हम उसको ज्वाइन करेंगे इफ देन से, तो देखो क्या मिलेगा। मान लेते P एक स्टेटमेंट है, क्या है, देयर इज रेन। ओके, और Q हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है, द मैच विल बी कैंसल। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इन दोनों का कंडीशनल, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट बनाओ, इन दोनों को कनेक्ट करो बाय द वर्ड इफ देन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो सिंबॉलिकली ये हो जाता है सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या हो जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म। और अभी हम इसको वर्बल फॉर्म में लिखेंगे। वर्बल फॉर्म में मतलब पूरा उसको एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड लिखो, तो उसको वर्बल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, इफ लिखने का, स्टार्टिंग में इफ लिखने का, और यहाँ पे इफ के बाद क्या लिखने का, पी लिखने का, पी स्टेटमेंट लिखने का। तो पी क्या है हमारा, देयर इज रेन। तो यहाँ पे हो गया इफ देयर इज रेन, और फिर आएगा देन, ठीक है, फिर आएगा देन, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हमारा वो क्यू वाला लिखेंगे, क्यू। तो क्यू हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो लिखने का, दैट इज द मैच विल बी कैंसल। अभी इसको पूरा टोटल रीड करो, तो ये देखो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको पूरा रीड करो, इसको रीड करो। इफ देयर इज रेन देन द मैच विल बी कैंसल, इफ देयर इज अ रेन देन द मैच विल बी कैंसल। तो देखो ये हमारा पी है और ये हमारा पूरा यहां से लगा के यहां तक क्यू है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया बाय द वर्ड इफ देन। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे P है हमारा, P एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, R इज अ रैशनल नंबर, और Q हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दैट इज R इज अ रियल नंबर। और अभी इन दोनों को कनेक्ट करना है इफ और देन से, तो कैसे लिखोगे, इफ R इज अ रैशनल नंबर देन R इज अ रियल नंबर। देखो हो गया, कनेक्ट हो गया, बहुत इजी है। इफ और देन आपको लगाना है, इफ स्टार्टिंग में लगाने का और देन बीच में लगाने का। और ये याद रखना, देन भी THEN वाला देन होगा, THAN वाला देन नहीं चलेगा। इन दोनों में बड़ा फर्क है। THAN देन जो है ना, THAN वाला देन जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, वो यहाँ पर नहीं, ओके, यहाँ पे नहीं यूज होगा, वो THEN वाला देन ही चलेगा। तो इफ के बाद क्या लिखेंगे, P स्टेटमेंट लिखे, इफ R इज अ रैशनल नंबर देन R इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल आएगा, तो यहाँ पे देखो द ट्रुथ टेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो आपको तो पता है कि हमारे क्या हो गए, दो स्टेटमेंट हो गए, P और Q हमारे नॉर्मल दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, P और Q हमारे दो स्टेटमेंट हो गए, और हमको ट्रूथ वैल्यू बताना रहता है किसका, कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखो कैसे ये ट्रूथ टेबल बनता है, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो चार पॉसिबिलिटी होती है, या तो क्या हो सकता है, हमारे जो P और Q स्टेटमेंट है वो दोनों क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, या पहला हमारा P ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला P फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो सकता है, या तो दोनों ही क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया ना, ये क्या है, यानी कि P और Q
ये तो हमारे सिंगल स्टेटमेंट है ना, इनकी ट्रूथ वैल्यू तो हमको पता होगी हमारे ज्ञान से, हमारे नॉलेज से, बट जो पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है उसकी ट्रूथ वैल्यू हम कैसे पता करते हैं? तो वो पता करते हैं हम लोग ये 4 पॉसिबिलिटी से। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रूथ टेबल है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये क्या बोलता है कि अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो मतलब जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी, ओवरऑल पूरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू होगा। और यहाँ पे देखो सेकंड केस क्या है कि अगर P ट्रू है, मतलब P मतलब ये इफ P देन Q है ना, ये ना हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, अगर P जो है, ये जो P है वो ट्रू है बट Q क्या है? फॉल्स है, तो इसका मतलब जो पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट जो होगा ना वो फॉल्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। सिर्फ इसी केस में हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, बाकी जो रेस्ट के तीनों केसेस अगर देखोगे तो रेस्ट के तीनों केसेस में वो ट्रू होगा। तो आपको ऐसे लर्न करना रहता है कि कौन सा हटके है, हटके सिर्फ यही है, बाकी सब में ट्रू मिलेगा आपको, तो ऐसे लर्न करना रहेगा आपको। ठीक है, तो अगर P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, मतलब ओवरऑल पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, और फिर अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर P फॉल्स है, अगर P फॉल्स है और Q क्या है? ट्रू है, तो हमारा ओवरऑल जो पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, एंड देन लास्ट केस क्या है हमारा कि दोनों ही अगर फॉल्स है, P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है, तो भी हमारा पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, यानी कि सिर्फ एक ही केस में हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है और वो है ये वाला केस कि अगर P जो है वो अगर ट्रू है और Q जो है वो अगर फॉल्स है तो P इंप्लाइज Q, यानी कि जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। रेस्ट सारे केसेस में वो ट्रू होगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो एक कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल, हटके वाला याद करने का, ये सबसे हटके है। इसी में फॉल्स आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो इसको सोच के हम क्या कर सकते हैं? कंडीशनल ट्रूथ टेबल लर्न कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, मैं हूं आपके लिए। अगर मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और उसको हम लोग देखते हैं, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पहले तो देखो जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है ऐसे, इफ 2 is an even number, if 2 is an even number, then 2 is a prime number. 2 is a prime number. ठीक है, अभी हमको बोला कि अरे इसका पूरा क्या बताओ? ट्रूथ वैल्यू बताओ। तो हमको तो पता है कि ये तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। नंबर 1 कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, और अभी हम आगे भी करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है ना, तो पहले हमको ट्रूथ वैल्यू बताना है अगर इसका, तो पहले हमको ये P है, ये P स्टेटमेंट है और ये हमारा Q स्टेटमेंट है। तो इनका ट्रूथ वैल्यू पहले आपको पता होना चाहिए। तो 2 इज एन इवन नंबर, क्या 2 हमारा इवन नंबर है? यस, ये ट्रू है। एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, हाँ ये भी ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये वाला होगा, अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो जो हमारा पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। यानी कि P इंप्लाइज Q, यानी कि दैट इज इक्वल टू, क्योंकि P हमारा ट्रू है एंड इंप्लाइज Q भी हमारा ट्रू है, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, दैट इज इक्वल टू ट्रू। इसलिए द ओवरऑल फुल आंसर इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? यस। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर पूरा सा ज्ञान। समझ में आ गया? अब आते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय मतलब दोनों तरफ है ना, बाय मतलब टू, डबल, ऐसा कुछ। कंडीशनल मतलब वन वे होता है, बाय कंडीशनल मतलब दोनों वे से होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या इसको डबल इंप्लीकेशन भी बोला जाता है, ये लास्ट टाइप है कंपाउंड स्टेटमेंट का। और यहाँ पे देखो इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं ओन लैंग्वेज में बताऊंगी कि P और Q अगर हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट है और अगर हमको उसको कनेक्ट करना है अगर ग्रुप ऑफ वर्ड से, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास P एंड Q कोई दो स्टेटमेंट है और हम इसको कनेक्ट करेंगे बाय द ग्रुप ऑफ द वर्ड, और वो वर्ड्स है इफ एंड ओनली इफ।
अगर हमने इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया बाय द वर्ड्स इफ एंड ओनली इफ, तो वो जो हमको रिजल्ट में जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और उसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, P डबल इंप्लाइज Q। ओके, ये है हमारे बाय कंडीशनल यानी कि डबल इंप्लाइज का हमारा ये सिंबल, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। एक्चुअली में ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कि देखो P एंड Q को जरा कनेक्ट करके देखते हैं, तो ऐसे कनेक्ट होगा, P इफ एंड ओनली इफ, P इफ एंड ओनली इफ Q। तो ये हो गए, देखो ये दो अलग अलग थे, पहले ये ईस्ट में था वो वेस्ट में था, उन दोनों को हमने मिलाया, कनेक्ट किया बाय द वर्ड इफ एंड ओनली इफ। तो ये जो अभी जो स्टेटमेंट मिला है इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा ऐसे, P डबल इंप्लाइज Q। ओके, क्लियर हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P और डबल ऐसे डैश डाल के दोनों तरफ एरो डाल के, ये भी सिंबॉलिक फॉर्म चलेगा, ये भी सिंबॉलिक फॉर्म चलेगा, बिकॉज देखो इसका सिंबल दो तरह का है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, बस मोस्ट कॉमन जो है ना वो ये वाला है, तो हम यही यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इफ नहीं लिखना है, ऐसा मत करना स्टार्टिंग में इफ लिखना है, आपको यहाँ पे बीच में लिखना है, इफ एंड ओनली इफ को बीच में लिखना है, P और Q के बीच में घुसाना है आपको P इफ एंड ओनली इफ को, ठीक है। और एक बात देखना, इफ एंड ओनली इफ लिखने को अगर कंटाला आता है तो इसका एक शॉर्टकट भी है, दैट इज I भी है, यानी कि अगर आपको P और Q को ज्वाइन करना है इफ एंड ओनली इफ से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, PIFF Q। और IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ही होता है, तो ये भी चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बताओ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कि अगर P और Q हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट है, अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड इफ एंड ओनली इफ, तो वो जो रिजल्ट में कंपाउंड स्टेटमेंट मिला है उसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसा होता है कुछ, देखो ऐसे, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P और IFF Q, और सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q, ऐसे भी लिख सकते हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि P हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दैट इज मिल्क इज व्हाइट, और Q हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट है, द स्काई इज ब्लू। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है बाय द वर्ड इफ एंड ओनली इफ, तो बड़ा इजी है, हम लिख देंगे मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू, हो गया। देखो लिखा है इन लोग ने, और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म और इसको बोलते हैं वर्बल फॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखा है, देखो मिल्क इज व्हाइट, ये हमारा P स्टेटमेंट है, ये P है, और उसके बीच में हम लोग लिख देंगे इफ एंड ओनली इफ। ओके, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू, देखो हो गया, दैट्स इट, हो गया। अब जैसे नीचे आ जाओ, नीचे देखो, P हमारा स्टेटमेंट है 3 इज लेस देन 5, और Q हमारा स्टेटमेंट है √4 इज एन इरेशनल नंबर। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है बाय द वर्ड इफ एंड ओनली इफ, तो चलो कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा ना, 3 इज लेस देन 5 if and only if and only if and only if √4 is an irrational number, √4 is an irrational number, हो गया, that's it। तो ये हमारा क्या हो गया, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। बस आपको बीच में ये है ना, बीच में ये लिखना है, इफ एंड ओनली इफ लिखना है। आप इसकी जगह पे IFF भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ डबल F आना चाहिए, एक सिंगल F नहीं चलेगा, डबल F चलेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट है इफ एंड ओनली इफ का। तो हो गया, दैट्स इट। अभी आपको क्या पढ़ना है पता चल गया होगा, यस वेरी गुड, ट्रूथ टेबल पढ़ना पड़ेगा बाय कंडीशनल का। तो यहाँ पे भी आपको पता ही है क्या होगा, कि P और Q हमारे स्टेटमेंट होंगे, और यहाँ पे ये हमारा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। अभी यहाँ पे 4 केसेस लेने पड़ेंगे, या तो दोनों ट्रू हो गए, P और Q दोनों ट्रू हो गए, या तो फिर क्या होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो इनके एक्चुअली में ना P और Q के ट्रूथ वैल्यू के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है या कोई भी टाइप का स्टेटमेंट है उसका क्या ट्रूथ वैल्यू होगा। क्योंकि अगर आपको P और Q का ही आंसर नहीं पता है तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट के भी ट्रूथ वैल्यू तक नहीं जा सकते। ओके, याद रखना। तो अभी
यहाँ पे इसका क्या फंडा है जरा देख लेते हैं। इसका फंडा भी सिंपल है। इसका अगर आप लोग बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल देखोगे तो मैं इसका ट्रिक बताती हूँ लर्न करने का, कि यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि अगर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है तो हमको बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू मिलेगा, और बाकी दोनों ये जो दो केसेस है उसमें क्या होगा, उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। सिंपल, ऐसे लर्न करने की ट्रिक है ये। मतलब यहाँ पे क्या ट्रिक बताई कि अगर दोनों ही P और Q दोनों ट्रू है या फिर दोनों ही क्या है, फॉल्स है, तो हमको जो ट्रूथ वैल्यू मिलेगा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अदरवाइज एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो उस केस में क्या होगा, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यही चीज अप्लाई करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इधर जो एक क्वेश्चन है इसका जरा हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि हम ये सेकेंड वन का ये जो हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू बताएंगे, तो उसके लिए पहले हमको P और Q का ट्रूथ वैल्यू पता होना चाहिए। तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, क्या 3 इज लेस देन 5 है, यस ट्रू। एंड रूट 4 क्या इरेशनल नंबर है, नहीं फॉल्स है। रूट 4 कैसे इरेशनल नंबर हो सकता है, रूट 4 होता है 2 और 2 हमारा रैशनल है, तो यानी कि रूट 4 भी रैशनल हो गया, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो यहाँ पे देखो एक ट्रू एक फॉल्स है, इसका मतलब जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, इसका पूरे का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। कैसे लर्न किया, अरे ये ट्रिक से लर्न किया, क्योंकि हमने देख लिया था ना, एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हमको जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ट्रू और यहाँ पे डबल इंप्लाइज, इसको बोलते हैं डबल इंप्लाइज, ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स विल गिव यू फॉल्स, द रिजल्ट विल बी फॉल्स, यानी कि जो ट्रूथ वैल्यू है इसका वो फॉल्स मिला। चलो ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला P, मिल्क इज व्हाइट, ओहो क्या बात है, आज पता चला हमको मिल्क इज व्हाइट 100% ट्रू है। द स्काई इज ब्लू, यस आसमान ब्लू रहते हैं, तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो मतलब आंसर क्या होगा, जो हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा उसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू विल गिव यू ट्रू, तो आंसर विल बी कि ये जो पूरा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, दैट इज मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप लोग को लर्न हो गया है क्या ट्रूथ टेबल सबका मतलब कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर नहीं लर्न हुआ है कर लो। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रिक क्या देखा था लर्न करने का, इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला लर्न करना है, बेसिकली ये मेन है क्योंकि इसमें एक ही बार फॉल्स आता है। अगर P ट्रू है और हमारा Q फॉल्स है, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये हमको क्या देगा, ये हमको फॉल्स देगा। रेस्ट सारे केसेस में ये ट्रू होता है। और बाई कंडीशनल का तो ट्रिक क्या था कि दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है तो हमको फॉल्स मिलता है। ठीक है, डन, लर्न हो गया है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली अभी हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में आज हम लोग करने वाले हैं 2 क्वेश्चन, ओके और ये जो क्वेश्चंस है वो मतलब मिक्स्ड है, मिक्स्ड एग्जांपल्स है। मिक्स्ड एग्जांपल है मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ बाय कंडीशनल या कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन सबके ऊपर मिलने वाले। तो कमर कस के बैठ जाओ। मैं पहले ही बोल रही हूँ ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, आपके दिमाग में थोड़ा सा इसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, बट एक बार अगर समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस स्टार्ट। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब ये होता है, देखो आपको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म मिल सकते हैं, जैसे P एंड Q बोलते हैं इसको, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। P और Q बोलते हैं इसको बोलते हैं नेगेशन P या नॉट P करके बोलते हैं। उसके बाद होता है P इम्प्लाइज Q, उसके बाद ये होता है P डबल इम्प्लाइज Q। तो यही 5 टाइप के सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि इधर भी नेगेशन आ सकता है कभी कभी, या इसके साथ नेगेशन जुड़ सकता है कि इसके साथ नेगेशन जुड़ सकता है। हाँ ऐसे भी होता है, वो आज आपको समझ में आएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। अब देखो मजा आएगा। सिंबॉलिक मतलब इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, बट सिंबॉलिक फॉर्म से पहले आपको अज्यूम करना पड़ता है कि लेट P ये स्टेटमेंट है, लेट Q ये एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, इफ
इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो ये तो हमको समझ गया भाई, ये तो इफ देन वाला आया है। इफ देन मतलब ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वाओ तालियां बजा दो। तो लेकिन यहाँ पे देखो आपको लेट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ये जो है ना पूरा इफ के बाद और देन के पहले तक जो है उसको हम पी मानेंगे, और देन के बाद जो है ना उसको हम लोग क्यू मानेंगे। इफ और देन को अलग करो, हाँ ऐसे मत करना कि आप लोग लेट ले रहे हो और आपने P को लेट क्या लिया, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इफ को नहीं लेना, इफ को मत लेना। P क्या होता है, P एक स्टेटमेंट होगा जो इफ के बाद और देन के पहले तक होगा, और Q क्या होता है जो देन के बाद पूरा होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या लिखोगे, ट्राइंगल, ऐसे लेट ले लो पहले कि लेट P क्या एक स्टेटमेंट है और वो क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इफ मत लिखना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, यहाँ पे IF इफ मत लिखना। और Q एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, इट से लिखना, देन मत लिखना यहाँ पे। तो इट इज इक्विएंगुलर, इट इज इक्विएंगुलर। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म है ना हमारा, क्वेश्चन है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाओ। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये याद है, हाँ, P इंप्लाइज Q। तो सिंबॉलिक फॉर्म होगा P इंप्लाइज Q। तो ये हमारा सिंबल है इफ और देन का, इफ और देन का, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे P आता है और यहाँ पे Q स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q, ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। बस आपको ऐसे ही लिखना है, देखो ये आपका एकदम एक्चुअल में आंसर है, ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे P और Q नहीं बताना है। तो दिस इज द आंसर। चलो अब आएगा मजा, सेकेंड वन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वन क्या है, देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। याद है आपको, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट हम कब लगाते थे, याद आया कुछ? हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट है उसका अगर हमको नेगेशन लिखना होता है तो हम लोग पता है वो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में हम लोग इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, ये यूज करते हैं, मतलब ये किसी का तो नेगेशन है। तो यहाँ पे आप जब लेट लोगे ना तो लेट एक P को स्टेटमेंट लेंगे, और ये जो P स्टेटमेंट होता है ना वो पॉजिटिव में लेना रहता है, नेगेटिव में नहीं लेना रहता है। तो P जो स्टेटमेंट है ना वो हम ये लेंगे, I इज अ रियल नंबर। ओके, ये I इज अ रियल नंबर लोगे, पूरा नहीं लिखोगे। P जो स्टेटमेंट है वो ऐसे नहीं लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर, ये पूरा नहीं होगा। P एक स्टेटमेंट लेना है जो हमको एकदम पॉजिटिव साइड को देखना है उसके। तो P क्या लोगे, P लेंगे हम कि I इज अ रियल नंबर। P एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है कि I इज अ रियल नंबर, I इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो I इज अ रियल नंबर। अब ये इसका नेगेशन है, राइट, ये इसका नेगेशन है। तो इसका नेगेशन जो होगा वो ऐसा होगा ना, तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा नेगेशन ऑफ P, मतलब इसका नेगेशन। अगर आप इसका नेगेशन लिखोगे तो क्या होगा बताओ, इसका नेगेशन लिखो जरा, मन में सोचो, ये सोचो ही मत, यहाँ पे दिया है, बोलो I इज अ रियल नंबर, इसका नेगेशन क्या होगा, I इज नॉट अ रियल नंबर। या दूसरा कौन सा वे, एक और एक वे है कि इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। ये आया कि नहीं आया? तो आप लोग का सिंबॉलिक फॉर्म ये हो जाएगा ना, नेगेशन ऑफ P, मतलब जो P रियल स्टेटमेंट है उसका नेगेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो ये हो गया नेगेशन ऑफ P। P तो नहीं लिखोगे, P तो अलग है, P क्या है, I इज अ रियल नंबर, इसका नेगेशन है यहाँ पे, तो इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया नेगेशन P या नॉट P इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? ये अलग है, थोड़ा अलग है, ध्यान देना। आप P जो स्टेटमेंट लेते हो ना वो किसको लेने का, उसके पॉजिटिव वर्जन को लेने का। ओके, हमेशा ऐसा ही करेंगे हम लोग। तो द सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन P, क्योंकि इसका नेगेशन है यहाँ पे। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बताया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है नेगेशन ऑफ P। समजलं काय? कॉमेंट मध्ये सांगा ना मला समजलं काय, नाहीतर मला नाही समजत की तुम्हाला समजलं काय। चला आता थर्ड वन करूया। यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या दिया है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा स्टेटमेंट है, अच्छा नॉट आया, नॉट से तो समझ में आ रहा है हाँ नेगेशन है। अभी आप लोग है ना ऐसे भ्रम में मत रहना कि अगर एक स्टेटमेंट है तो एक ही लॉजिकल कनेक्टिविटी होगा, ना 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 ना, आपको एक स्टेटमेंट में दो या दो से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी भी दिख सकते हैं। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में आपको एंड भी है और नेगेशन भी है। आप बोलोगे यानी कि एंड भी है और नॉट भी है, दो दो लॉजिकल कनेक्टिविटी है। आप बोलोगे मिस एंड कहाँ पर है,
अरे जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 कराया था तब बोला था ना कि एंड के जगह पे बहुत सारे दूसरे वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे बट हो गया, दो हो गया, मोर ओवर हो गया, स्टिल हो गया, स्टिल। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दो, यस ये वाला जो दो है ना वो हमारा एंड का रोल प्ले कर रहा है। अब आप बोलोगे अरे मिस ऐसे कैसे, तो मैं आपको थोड़ा इसको देखो अलग फॉर्म में लिख के बताती हूँ। ये स्टिल है ना, ये स्टिल हमारा एंड का रोल नहीं प्ले कर रहा है, इट इज अ नॉर्मल स्टिल। बट यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग इसको थोड़ा अलग वे में लिखती हूँ, इसको मैं अलग वे में लिखती हूँ। यहाँ पे देखो इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग। हुआ कि नहीं हुआ, देखो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इसको थोड़ा मैं अलग वे में आपको लिख के दिखाती हूँ, ऐसे लिखूंगी, देखो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज नॉट क्लाउडी, और दो जो है ना वो एंड की भूमिका निभा रहा है, तो एंड इट इज स्टिल रेनिंग, एंड इट इज स्टिल रेनिंग। देखो ये इसका ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल मतलब कि ये उसका प्योर वर्जन है जो हमारे मुताबिक हमको समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों को कनेक्ट किया है बाय द वर्ड एंड, मतलब कि यहाँ पे हमारा ये कंजंक्शन है, बट यहाँ पे नॉट भी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे नेगेशन में भी है कुछ। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो मैंने इसको अपना ओरिजिनल वर्जन दे दिया, ये ठीक है, इतना समझा, इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग। अब तो क्लियर है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना है। ओके तो मैंने आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो अभी क्या करोगे, तो पहले आपको पी और क्यू को स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको लेट लेना पड़ेगा। पी क्या है भाई और क्यू क्या है बताओ। तो पी क्या ये है और क्यू क्या ये है, नहीं गलत है अभी भी। एक्चुअली में पी जो है ना वो ये मत लेना, पी को ऐसे मत लेना, इट इज नॉट क्लाउडी। मैंने क्या बोला, आप जो पी और क्यू स्टेटमेंट जब लेते हो तो उनका पॉजिटिव वर्जन लो, नॉट वाला वर्जन मत लो। तो जब आप पी लिखोगे तो पी क्या लिखना, इट इज नॉट क्लाउडी मत लिखना, इट इज क्लाउडी लिखना। नॉट तो हम उसके सिंबॉलिक में अटैच कर देंगे, वो जो नॉट है ना उसको हम लोग सिंबल में अटैच कर देंगे, उसका टेंशन मत लो आप। तो नॉट वाला कभी भी मत लिखना। तो आप लोग को पी जो स्टेटमेंट लेना है वो क्या लेना है, इट इज क्लाउडी। क्या लेना है बोलो जल्दी से, वेरी गुड, इट इज क्लाउडी, इट इज नॉट क्लाउडी मत लेना, ठीक है, इट इज क्लाउडी। और क्यू क्या लोगे, इट इज स्टिल रेनिंग, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही दर्शा रहा है, तो इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब जो ये पूरा हमारा स्टेटमेंट है इसको सिंबॉलिकली लिखना है, तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज। मुझे बताओ क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इट इज नॉट क्लाउडी है, और पी स्टेटमेंट को हमने क्या लिया है, इट इज क्लाउडी। तो यहाँ पे है इट इज नॉट क्लाउडी, मतलब इसका नेगेशन। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखोगे, नेगेशन ऑफ पी, मतलब इसका नेगेशन लेना है, इसका नॉट वाला वर्जन लेना है। तो नेगेशन ऑफ पी मतलब इट इज नॉट क्लाउडी, और ये जो एंड है उसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं ए की तरह, बरोबर, एंड का सिंबल है ये होता है। तो ये हो गया नेगेशन पी यानी कि इट इज नॉट क्लाउडी, एंड मतलब ये हो गया, और इट इज स्टिल रेनिंग मतलब ये हमारा क्यू हो गया। तो ये आ गया इसका पूरे का सिंबॉलिक फॉर्म। यस दिस इज द आंसर। अब आप बोलोगे अरे मिस ये थोड़ा अभी है ना ऐसा हो रहा है कि दिमाग के ऊपर से थोड़ा जाने लग गया है, बट जाने तो लगेगा ही क्योंकि अभी थोड़ा अलग अलग आ गया। तो आप लोग ऐसे बोलोगे नहीं, पहले तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया कि दो है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड है, तो मैंने आपको इसको कन्वर्ट करके भी दे दिया। अब इतना कौन करता है यार, मैंने कन्वर्ट भी कर दिया आपके लिए। तो क्या कन्वर्ट हो गया ये देखो, पहले आप थोड़ा पढ़ो इसको पढ़ लो। क्या दिया है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इसका मतलब होता है कि अरे क्लाउड नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन मतलब एंड होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग। तो यहाँ पे देखो ये हमारा और ये अलग अलग हो गया, बरोबर। तो आप क्या करते हैं, आप शायद ऐसे कर देते, इसको पी ले लेते, इसको क्यू ले लेते और ऐसे लिख देते पी एंड क्यू। तो ये गलत होता है। जब भी आप पी और क्यू को लेते हो ना तो पी और क्यू का पॉजिटिव साइड लेने का, नॉट वाला साइड नहीं लेने का। तो इट इज नॉट क्लाउडी आप पी नहीं लिखोगे, आप पी को लिखोगे इट इज क्लाउडी, और क्यू को लिखोगे इट इज स्टिल रेनिंग। वो आप सिंबल जो है ना सिंबल में आप यूज कर लोगे वो नॉट वाला। तो पी है इट इज नॉट क्लाउडी, तो इसका नेगेशन हो जाएगा इट इज नॉट क्लाउडी, इसलिए हमने इसका नेगेशन वाला पार्ट लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नेगेशन है मतलब नॉट है। तो इट इज नॉट क्लाउडी एंड मतलब ये ऐसे एंड हो गया, एंड आगे हो गया क्यू मतलब इट इज स्टिल रेनिंग। अब इसको रीड करोगे तो क्या होगा, इट इज नॉट क्लाउडी
एंड इट इज स्टिल रेनिंग। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होगा, वरना नहीं इंप्रूव होगा। तो आप सोच लो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हो, आई नो दैट। चलो स्टार्ट करें। अभी हम फोर्थ वन क्या दिया है? मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। देखो पहली बात तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आया, आपको तो पता होगा, अब भी जस्ट हमने देखा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे नॉट भी है, मतलब नेगेशन तो है ना। ये नेगेशन जो है ना वो कहीं पे भी बीच में घुस जाता है, इसका ध्यान रखने का आप। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क इज व्हाइट को हम पी लिखेंगे, एंड यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ तो हमारा पूरा वो हो गया, ये तो हमारा वो क्या बोलते हैं, सिंबल हो गया, ठीक है। और आगे है द स्काई इज नॉट ब्लू, तो द स्काई इज नॉट ब्लू नहीं लेना है हमको। देखो ये पूरा P है और ये Q नहीं है। एक्चुअली में Q को हम लोग इसका पॉजिटिव साइड लेके, द स्काई इज नॉट ब्लू हम नहीं लिखेंगे, Q में क्या लिखेंगे? द स्काई इज ब्लू लिखेंगे, और उसके बाद हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर देंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट वो P है। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। एंड द स्काई इज नॉट ब्लू लेना है, बट Q हमारा है स्काई इज ब्लू, बट हमको नॉट लेना है, मतलब इसका नेगेशन लेना है, इसका नेगेशन लेना है, तो इसका नेगेशन होगा ऐसे, द स्काई इज नॉट ब्लू। हो गया, दिस इज द आंसर। P मतलब मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। ये नॉट के लिए हमने ये सिंबल का उपयोग किया, नॉट के सिंबल का। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। क्या, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो इजी है, यहाँ पे नॉट पॉट भी नहीं है। स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। ये तो इजी है, यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या लेंगे? द स्टॉक प्राइजेस आर हाई को हम लोग P लेंगे, इफ एंड ओनली इफ हमारा वो लॉजिकल कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। एंड स्टॉक्स आर राइजिंग को हम Q लेंगे, हो गया। देखो P लेंगे हम लोग स्टॉक प्राइजेस आर हाई, और Q लेंगे हम लोग स्टॉक्स आर राइजिंग। सो देयरफॉर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म? देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज P, यानी कि स्टॉक प्राइजेस आर हाई, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है ऐसे, और आगे है स्टॉक आर राइजिंग, स्टॉक आर राइजिंग मतलब Q। यहाँ पे कोई भी ऐसे नेगेशन नहीं आया, मतलब ये नहीं आया, और ऐसा नहीं है कि हर टाइम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी सिंपल भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी आते हैं सिक्स्थ वन करते हैं। आई थिंक ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखो इफ और देन है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। जरा एक बार रीड कर लो क्या दिया है। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। अरे ये तो इजी है, बहुत इजी है। देखो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली को हम लेंगे P। इफ मत लेना, इफ मत लिखना, यहाँ पे इफ मत लिखना, ठीक है। इफ के बाद और देन के पहले तक जो होता है ये पूरा हो जाएगा P, तो ये P लेंगे, क्योंकि सिंबल में आपको अगर लिखना है तो पहले P और Q स्टेटमेंट लेना पड़ता है। लेट ले लेंगे, क्या लेट लेंगे? कि कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, P हो गया कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, और आगे ताजमहल इज इन आगरा को हम क्या लेंगे? Q ले लेंगे। सो बस हो गया, ये भी बहुत सिंपल है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे नॉट वगैरह भी नहीं है तो टेंशन नहीं है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। तो ये है हमारा सिंबल किसका? इफ और देन का, ठीक है। इंप्लाइज बोलते हैं इसको, तो P इंप्लाइज Q। समझ में आ गया? इजी हो गया। 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब समझाना, ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे थोड़ा सा भी आपका अटेंशन इधर उधर हो गया ना, रॉन्ग हो जाएगा। चलो अभी आपको यहाँ पे क्या बताना है? फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे ये स्टेटमेंट है इनका ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो मैं एक बात बताती हूँ, डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू कभी भी मत बताओ, पहले आप इसको इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। जैसे अब तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, उतना तो आप करो एटलीस्ट, उसके बाद हम उनके ट्रूथ वैल्यू के पास जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 minus 7i is a real number, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू दैट 3 minus 7i is a real number। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वही काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, पहले उतना काम करो। पहले आप P एक स्टेटमेंट ले लो। आपको तो पता ही है कि इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब ये पूरा नेगेशन में इसको लेके गए, तो पहले हम लोग इतना लिखेंगे, इसको हम लोग P मानेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, लेट P हमारा स्टेटमेंट है,
3 माइनस 7 आयोटा, ये आई मतलब आयोटा होगा, आपको पता होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया है। तो P हमारा एक स्टेटमेंट है, 3 माइनस 7 आयोटा इज अ रियल नंबर, और इसका पूरा नेगेशन है ये। तो नेगेशन ऑफ P मतलब इसका नेगेशन क्या हो गया, इसका नेगेशन हो गया इट इज नॉट ट्रू दैट 3 माइनस 7 आयोटा इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब ये हो गया। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमारे पास अगर P का ट्रूथ वैल्यू है ना, अगर हमको P का ट्रूथ वैल्यू पता चल गया ना, तो इसके नेगेशन का भी ट्रूथ वैल्यू पता चल जाएगा। बहुत इजी है, वो तो आपको पता ही है, नेगेशन का ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे। तो मुझे बताओ पहले P का ट्रूथ वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P? क्या है बताओ, क्या 3 माइनस 7 आई इज अ रियल नंबर है? नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है। आई आया मतलब इमेजिनरी नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो इसके नेगेशन का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो तो ट्रू हो जाएगा, मतलब हमको हमारा आंसर मिल गया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन P, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन P इज व्हाट? ट्रू। तो इसके नेगेशन का जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ? और इसको डिटेल में ऐसे लिखोगे, और मैं चाहती हूँ कि अब आप डिटेल में लिखना सीख जाओ। तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन P इज इक्वल टू, तो नेगेशन है तो नेगेशन ऐसे ही रहने दो। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू क्या आया? फॉल्स आया, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स इंप्लाइज ट्रू। ठीक है, तो यानी कि ट्रूथ वैल्यू आ गया ट्रू। आपको पता है नेगेशन का ट्रूथ टेबल याद आया आपको? एक्चुअली में नेगेशन का ट्रूथ टेबल सबसे इजी है, क्योंकि वहां पे P एक स्टेटमेंट होता है, अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर P हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो उसका जो नेगेशन है वो ट्रू हो जाएगा। ये हमारे नेगेशन का ट्रूथ टेबल था। तो ऐसा होता है, देखो नेगेशन ऑफ P, तो P क्या है? P हमारा फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा बताओ? नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रू, ऐसे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये लिखो, क्योंकि लिखने से आदत होगी, वरना आगे आपको प्रॉब्लम होगा और ये आगे बहुत काम आएगा। चलो अभी देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है देखो, हाँ, इफ अ joint venture is temporary partnership, then discount on purchase is credited to supplier। अब आप बोलोगे अरे मीन्स ये तो खतरनाक लग रहा है यार। अरे थोड़ा थांबा, पहले आप ये देखो कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, मतलब वो 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको वो ट्रूथ टेबल भी देखना है ना फिर उनका। तो ये एक्चुअली में इफ और देन है ना, इफ और देन आया, हाँ, तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, इतना क्लियर है ना? कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ, ये वाला P इंप्लाइज Q। तो अभी आपको पता है कि ये है, तो आप है ना इसी का ट्रूथ टेबल देखो, इसी का ट्रूथ टेबल देखो, ट्रूथ टेबल बाजू में रखो इसका। ठीक है, चलो तो अभी देखना, मैं पहले तो आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ के बाद जो होगा अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, इसको आप पूरा P लोगे, और देन के बाद जो होगा डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, तो ये Q हो गया। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, नॉट वर्ड तो नहीं आया ना, क्योंकि नेगेशन कहीं पे भी टपक जाता है, उसका भरोसा नहीं रहता है, तो नहीं है तो अच्छी बात है। चलो, तो ये हो गया P हमारा, और ये हो गया Q। तो अगर आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो हमको इस पूरे का क्या चाहिए? ट्रूथ वैल्यू चाहिए। इस पूरे का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है P और Q के ट्रूथ वैल्यू के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या है। P मतलब ये, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बताओ? तो ये क्या है? अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। तो जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, क्या ये बात सत्य है? एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको पता ही होगा कि हाँ, जो जॉइंट वेंचर है वो क्या होता है? एक टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, ये ट्रू है। तो इट इज ट्रू, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड क्या है हमारा कि डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, मतलब कि अगर हम कुछ खरीदते टाइम जो हमको डिस्काउंट मिलता है उसको वो किसको क्रेडिट होता है? सप्लायर को क्रेडिट होता है। अरे वो कैसे सप्लायर को क्रेडिट होगा? वो तो बायर को क्रेडिट हुआ ना। अगर डिस्काउंट मिल रहा है खरीदते टाइम तो वो तो बायर को मिल रहा है ना डिस्काउंट, सेलर को थोड़ी ना मिलता है, सप्लायर को थोड़ी ना मिलता है। तो ये फॉल्स है, तो ये क्यों फॉल्स है? ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, आप जरा इसका ट्रूथ टेबल इमेजिन करो, और आप है ना ट्रूथ टेबल इमेजिन करते हो ना, तो आप क्या करते हो? पीछे जाके देखते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके बाजू में ही है ना इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। तो क्या होगा ना, जितनी बार आप ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, उतनी बार आपको ये याद हो रहा है, और ये अच्छी बात है।
नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि आपके बाजू में सब क्वेश्चन रखोगे, मतलब क्या रखोगे, पूरा फॉर्मूला रखोगे। तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा था, जितना मुझे पता है या तो दोनों ट्रू होता है या ये ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू होता है या फिर फॉल्स फॉल्स होता है। तो देखो मेरे को तो याद है कि अगर ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू कहलाता है। देखो याद हो गया, इजी। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या आया था, पी हमारा क्या था, पी जो था वो ट्रू था, तो ट्रू इंप्लाइज क्यू जो आया है वो क्या आया है, फॉल्स आया है, ठीक है। तो क्यू फॉल्स आया, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या देगा हमको, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये क्या देगा हमको रिजल्ट में, ये फॉल्स देगा, तो दैट इज इक्वल टू फॉल्स। यानी कि ये जो हमारा पूरा जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। और फर्स्ट वन का ट्रूथ वैल्यू क्या आया था, आपको लास्ट में ऐसे लिखना है, एक बार फिर से लिख दो, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। ये लास्ट में ट्रू आया ना, ऐसे समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा मुझे कमेंट में भी बताया करो और लाइक भी ठोक लो वीडियो को, यस। और ये मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हमने क्या बोला, P इधर आया, इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू लिखा, ट्रूथ टेबल देखा और ये फाइनल आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, दैट्स इट, ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन भी इजी है बहुत, क्या दिया है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन असेट। अब यहाँ पे देखो घबराओ मत, टेंशन नहीं लेने का, कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट आया है, इफ एंड ओनली इफ। देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये हमारा बाई कंडीशनल है, तो टेंशन क्यों लेते हो यार, इजी है। यहाँ पे देखो तो हम क्या करेंगे, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज अकाउंटिंग रूल, ये जो पूरा है इधर से लगा के इधर तक ये P हो गया हमारा, ये पूरा P हो गया। इफ एंड ओनली इफ को बाजू में करो, एंड मशीनरी इज एन असेट, जो है मशीनरी इज एन असेट, ये हो गया हमारा Q। सो देयरफॉर अभी हम पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू बताएंगे। तो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P डबल इंप्लाइज Q, डबल इंप्लाइज होगा ना क्योंकि ये बाई कंडीशनल है। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अभी आपको क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, तो आपको बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल क्या है पता है ना, P Q P डबल इंप्लाइज Q। तो जरा बताओ कि इसका ट्रूथ टेबल क्या था, रिमेंबर आज ही किया है हमने। तो इसका बड़ा सिंपल था, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, रेस्ट के जो बीच के जो दोनों केसेस है उसमें ये क्या आंसर देता है, फॉल्स देता है। ऐसे देखो याद हो जाता है, बहुत ईजी होता है ये। आप लोग है ना पता नहीं कैसे लर्न करते हो, बट मैंने तो ऐसे ट्रिक से लर्न किया हुआ है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, पहले हमको P और Q का ट्रूथ वैल्यू तो पता चले, फिर हम इस बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे P जो स्टेटमेंट है इसका अकेले का, इसका सिंगली इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल, मतलब कोई अकाउंटेंट है वो कुछ भी अपने रूल अप्लाई कर सकता है, कुछ भी अपने ओन अकाउंटिंग रूल बना के वो अप्लाई करेगा। हट, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई, ठीक है। तो P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स हो गई, ठीक है, डबल इंप्लाइज। अब यहाँ पे मशीनरी इज एन असेट, जो मशीन्स होते हैं वो असेट होते हैं, यस सही बोला, मशीन असेट की तरह होते हैं। जैसे ये लैपटॉप मेरी एक मशीन है, ये असेट है कि नहीं, यस ये मुझे कमा के दे रही है, ये पैसे कमा के देती है मुझे। ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं, अगर आप देखोगे मतलब कि बहुत सारे ऐसे कपड़े बनाने की मशीन्स होती है, फिर कुछ अलग अलग स्टेशनरी आइटम्स बनाने की मशीन्स होती है, तो वो असेट होते हैं, वो जो कमा के देते हैं हमको, दैट इज असेट, ठीक है। तो यस ये ट्रू है, मशीनरी जो होती है वो असेट होती है, तो ये ट्रू है। तो देखो P की जो ट्रूथ वैल्यू मिली वो फॉल्स मिली, डबल इंप्लाइज हो गया। Q की जो ट्रूथ वैल्यू मिली वो ट्रू मिली। तो फॉल्स और ट्रू हमको क्या देगा, फॉल्स देगा, मतलब कि दैट इज इक्वल टू आंसर है फॉल्स। मतलब ये पूरे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स।
समझ लो, इजी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना जो मैं लिखती हूँ वो एक्चुअली में ना जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे ना तो आपको नहीं समझेगा। मैं ना बहुत बार ऐसा लगता है कि ये चैप्टर है ना बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, इजी है। हाँ ये सच बात है, बट है ना थोड़ा लिखते टाइम है ना हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना रॉन्ग लिख देते हैं। तो प्लीज मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप लिख के इसको जरा करना, ठीक है। चलो अभी हम 4th वन करते हैं। तो क्या दिया है, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे नीदर नॉर, भाई ये क्या है, नीदर नॉर, और यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है यार, कंपाउंड स्टेटमेंट है। कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कौन सा वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ना इधर एंड है ना इधर और है। देखो और नहीं है, नॉर और में बहुत फर्क होता है, ध्यान से। हाँ इधर नॉट भी नॉट नहीं है, बट नॉट का थोड़ा है ना ऐसे बार बार वो इशारा, नॉट, नीदर मतलब नॉट ही होता है, नॉर मतलब भी नॉट ही होता है। तो यहाँ पे नॉट तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है भ्रम में, मतलब वो आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, बट अभी करे तो करे क्या। तो एक्चुअली में देखना इसका भी है ना थोड़ा सा मैं इसको बताती हूँ कि नीदर और नॉर आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब एंड है, और यहाँ पे नॉट भी है। मैं बताती हूँ कैसे, जरा आप इसको हिंदी में पढ़ो, हिंदी में समझने की, मैंने इंग्लिश में पढ़ेगी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलती हूँ, ना तो 27 प्राइम नंबर है और ना ही वो डिविजिबल बाय 4 है। और मतलब एंड होता है, और मतलब वो, अरे हिंदी इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और मतलब एंड वाला, एंड होगा ये, ठीक है। तो देखो मैंने इसको हिंदी में किया, हिंदी में नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर मतलब क्या, 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि 27 प्राइम नंबर नहीं है। ओके इसको थोड़ा मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, और ऐसा कन्वर्ट कर रही हूँ कि हम थोड़ा इसको अच्छे से पहचान पाए कि भाई ये है क्या। तो देखो मैंने इसको लिख दिया, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर मतलब 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड आया है। आप बोलोगे मिस कहाँ पर एंड लिखा है, एंड तो लिखा ही नहीं है। अरे थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो तो वहां पे एंड, ये दो बातें बता रहा है कि ना तो 27 प्राइम नंबर है एंड ना ही वो डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे एंड है, और एंड क्या होगा, एंड 27 is not divisible by 4, is not divisible by 4। तो यहाँ पे ऐसे देखो दो स्टेटमेंट है अलग अलग, समझ में आ गया। तो पहला स्टेटमेंट है 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बीच में हमारा एंड है, और आगे है ना तो वो मतलब कौन, 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो दो स्टेटमेंट मिल गए, अभी वो कनेक्ट हो रहे हैं एंड से, ठीक है। अभी इसका पूरा ट्रूथ वैल्यू बताना है तो पहले आप उसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करो, सिंबॉलिक के बाद ट्रूथ टेबल बताते हैं। तो अभी आप लोग को पता है पी और क्यू, आप एक स्टेटमेंट ले लो, और आपको तो पता ही है मैंने बताया था पी और क्यू को जब आप स्टेटमेंट लेते हो तो वो पॉजिटिव साइड लो उनका। तो पी को आप ऐसे मत लो 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, पी आप क्या लोगे 27 इज अ प्राइम नंबर, और क्यू को क्या लोगे 27 इज डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4 नहीं लोगे, इज डिविजिबल बाय 4 लोगे। तो देयरफॉर अगर आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखोगे, अगर इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वही इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म होगा, क्योंकि ये कोई दो अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, बस लिखने का तरीका मैंने थोड़ा अलग लिखा है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा ये नॉट पी या नेगेशन पी, क्योंकि यहाँ पे देखो पी हमने लिया है 27 इज अ प्राइम नंबर, तो 27 इज नॉट प्राइम नंबर का सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया ऐसा, एंड का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाता है ऐसा, 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा ऐसा, ऐसा मतलब नेगेशन क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू है 27 इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका नेगेशन जो होगा वो होगा ऐसे। क्लियर है। तो हमारा टोटल, इन टोटल अगर मैं देखूं, इन टोटल अगर आपको पूरे का सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए तो वो हो जाएगा, द आंसर इज नेगेशन पी यानी कि नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये है। अगर आप इसको लर्न यानी कि रीड करोगे तो ऐसे होगा 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हो गया कि नहीं हो गया, यस, दिस इज आवर आंसर। अभी समझा। अभी आप बोलोगे हाँ मिस चलो इतना समझ में आ गया, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे बताएगी। तो ट्रूथ वैल्यू के लिए देखो ऐसा डैश डाल दो। तो पहले अगर आपको इसकी पूरी ट्रूथ वैल्यू बतानी है, इसका मतलब आपको P और Q की ट्रूथ वैल्यू पता होनी चाहिए। तो P की ट्रूथ वैल्यू बताओ, P की, नॉट नेगेशन P की, P की बताओ।
तो 27 इज अ प्राइम नंबर। क्या 27 प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, फॉल्स है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। बट 27 तो ऐसे तो बहुत सारे टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और वो खुद के टेबल में भी आता है, फिर 1 के टेबल में आता है। मतलब यहाँ पे तो 27 के बहुत सारे फैक्टर्स है, मतलब ये फॉल्स है। तो P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। 27 इज डिविजिबल बाय 4। अरे क्या डिविजिबल बाय 4? मतलब क्या 4 के टेबल में आता है 27? नहीं, ये भी फॉल्स है। तो अब हम देखो कैसे, मैं कैसे लिख रही हूँ ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो नेगेशन है तो नेगेशन लिखो, और P की ट्रूथ वैल्यू क्या आई? P की ट्रूथ वैल्यू आई फॉल्स। ओके, एंड है तो एंड लिखा, और नेगेशन है तो नेगेशन लिखो, और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या आई? वो भी आई फॉल्स। अब आप इसको सॉल्व करते जाओ, तो दैट इज इक्वल टू, मुझे बताओ नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? वो ट्रू हो जाता है। ओके, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? वो ट्रू हो जाएगा। एंड ट्रू क्या देगा आपको? ट्रू एंड ट्रू क्या देगा आपको? मतलब एंड मतलब कि कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद करो। तो अगर P भी ट्रू है एंड Q भी ट्रू है तो दोनों का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब true and true implies true, so therefore the truth value of the given statement is finally is true. ओके, खतरनाक क्वेश्चन था यार, ये खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को है ना, मतलब कि क्या बोलूं अभी मैं, अगर आप ऐसे भी सोचो, देखो 27 इज अ प्राइम नंबर, ये फॉल्स हो गया था। 27 इज डिविजिबल बाय फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। तो इनके जो नेगेशंस हो गए वो दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएगी। मतलब देखो 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये ट्रू हो गया था। एंड है तो एंड आ गया था बीच में, और 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये भी ट्रू हो गया था। तो ट्रू एंड ट्रू क्या देगा? दैट इज इक्वल टू ट्रू। तो मतलब ये ही आया है आंसर। बट मैंने इसको ना थोड़ा सा ना ऐसे लिखाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर बोलोगे मिस ये नहीं समझ में आ रहा है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के तो करना ही है। अब आप एक्सरसाइज देख लो, अभी इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आपको करना है। तो मैंने क्या किया, पहले P का ट्रूथ टेबल क्या हो गया? सॉरी, P का ट्रूथ वैल्यू आया फॉल्स, Q का भी ट्रूथ वैल्यू आया फॉल्स। तो देखो कैसे लिखते हैं ना, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ये ना बहुत, मतलब मैं इसलिए बोल रही थी आपको कि प्लीज आप लिख के थोड़ा ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो ऐसे, ये जो 3 डैश है, 3 डैश का मतलब मैंने बताया था, 3 डैश का मतलब होता है इक्विवेलेंट या इक्वल बोलो, ठीक है, बट 3 डैश का उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये नेगेशन है ना, तो नेगेशन रहने दो। P का ट्रूथ वैल्यू आया है फॉल्स, एंड फिर से नेगेशन है तो नेगेशन रहने दो। Q का ट्रूथ वैल्यू आया है फॉल्स। तो मुझे बताओ नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? मतलब फॉल्स का उल्टा क्या होता है? वो ट्रू होता है। तो इसके जगह पे हो जाएगा हमारा पूरा ट्रू, ठीक है, ट्रू। एंड है बीच में तो एंड, और नेगेशन ऑफ फॉल्स फिर से क्या होगा? मतलब कि फॉल्स का नेगेशन क्या होता है? वो होता है ट्रू। तो इसके जगह पे ट्रू आया। एंड ट्रू क्या देगा? ट्रू एंड ट्रू देगा आपको ट्रू। कैसे पता चला? अरे कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद नहीं है क्या? तो इधर लिखो जरा कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। कंजंक्शन जो होता है उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू हूं, वरना सारे केसेस में वो फॉल्स होता है, ठीक है। यानी कि ट्रू एंड फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू जो है वो क्या देगा हमको? ट्रू देगा। इसलिए ये वहां से आया। समझ में आ गया? डन। चलो करते हैं अभी नेक्स्ट 5th वन। क्या दिया है? 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। अरे ये तो चिंदी हो गया। अभी अगर आपने ऊपर वाला किया तो ये तो चिंदी है, एंड मतलब भाई ये तो कंजंक्शन है, और यहाँ पे नॉट वॉट का भी लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 इज अ प्राइम नंबर को हमने P ले लिया, एंड 3 एन ऑड नंबर मत लिखना, मतलब थोड़ा डिटेल में लिखना। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, मतलब कि Q क्या है? 3 इज एन ऑड नंबर। अगर आप इसका देयरफॉर, अगर आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 की बातें चल रही है, यहाँ पे बोला गया है 3 प्राइम नंबर भी है एंड 3 ऑड नंबर भी है। तो P ले लिया 3 इज प्राइम नंबर, और Q ले गए 3 इज एन ऑड नंबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q, ठीक है। अभी आपको ट्रूथ वैल्यू बतानी है ना, तो P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? 3 इज अ प्राइम नंबर, हाँ ये ट्रू है, तो P हमारा क्या है? ट्रू है। एंड 3 इज एन ऑड नंबर, अरे ये भी सही है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या देगा? अरे ट्रू देगा, क्योंकि ऊपर ही देखो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल ये वाला ही, ट्रू एंड ट्रू क्या देगा आपको? ट्रू देगा। तो देयरफॉर फाइनली द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ट्रूथ वैल्यू क्या मिल गया हमको? ट्रू मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया डन। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे, हाँ जी, 5 ही थे। ओके डन। तो ये हो गया हमारा
एंड यस, थैंक यू सो मच। आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा है एंड तक, आप लोग ये वीडियो ने आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैक्स 2 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, ये फुल चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दोनों एक्सरसाइज इसके सॉल्व हो चुके हैं और वीडियो भी पूरे अपलोड हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ज़रा लिंक चेक कर लेना। इस चैप्टर की पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ ये चैप्टर भी आप पूरा देख सकते हो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। आपके 12th के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ये वीडियो को शेयर कर दो। महाराष्ट्र का हर बच्चा है वो ये वीडियो देखना चाहिए जो 12th कॉमर्स में है, ठीक है। बस ये टारगेट है। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।